together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सोसाइटी मैटर्स. साथियों आदाब. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम FM 90.0 में आपका खैर मकदम है. मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोसाइटी मैटर्स, जिसमें हम हमारा समाज और हमारी समझ के हवाले से बातचीत करेंगे. हमारे साथ आज भी हमारे पुराने मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब हैं. सर, आपका खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, बहुत शुक्रिया. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे हमारे समाज में जो डिसेबिलिटी है और डिसेबिलिटी के जो मसाइल हैं, इसको लेकर हमारी आम समझ क्या है और ये समझ कैसे हमें और माज़ूरीन अफराद को असरअंदाज करती है. इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे. और सर, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे समाज के अंदर मर्द और औरत की जो समझ है, जिसे हम जेंडर या सिन्फ के नाम से जानते हैं, इस हवाले से बातचीत करेंगे. तो शुरू करें सर. बिल्कुल, ज़रूर. साथियों, हम जानते हैं कि हमारे समाज ने बहुत तरक्की कर ली. हर दिन हम तरक्की की एक नई कहानियों से रूबरू होते हैं. कहीं हम सुनते हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, कहीं हम सुनते हैं कि हम मार्स पे जा रहे हैं, कहीं हम नई ईजादों के बारे में जानते हैं. लेकिन तरक्की का एक और मफ़हूम भी है. तरक्की में हम इंसानी रिश्तों, इंसानी पहचान, बराबरी, इंसाफ और खुशहाली की भी समझ रखते हैं. इसी सिलसिले में सर, हम आपसे बात करेंगे कि इस तरक्की में अगर हम इंसानों को देखें और बराबरी, इंसाफ के हवाले से बात करें, तो मर्द औरत को हम कैसे देखते हैं? क्या वाकई हमारे समाज ने इस पहल पे भी तरक्की की है? तो आज हम आपसे बात करेंगे और हम जानना चाहते हैं, शुरू इस बात से करेंगे, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंसान और इंसानी समाज ने बेपनाह की तरक्की की है. लेकिन क्या ये तरक्की, जो आपने सवाल की तरफ इशारा किया, हमारे रिश्तों के एतबार से समाजी मसाइल में भी क्या ये तरक्की उसी तरीके से हुई है? ख़ास तौर से सिन्फ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से इसमें वाकई में तरक्की हुई है? तो इसको सोचना पड़ेगा. बिल्कुल, इस पर हमें सोचना पड़ेगा. और मैं छोटी सी मिसाल से शुरू करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हमारा समाज और हमारी समझ. तो देखें हमारी समझ कैसे है कि आप देखें मर्द और औरत की बात कहाँ से शुरू होती है. घर में बच्चा पैदा होता है, तो अगर अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो मैं आपको बताऊं कि आप पूछिए अस्पताल के स्टाफ से, तो वो लोग कहेंगे कि सर किस तरह की मिठाई बट रही हैं, किस तरह की चर्चा है, इसके बुनियाद पर हम बता देंगे कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमें पता चल जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर बेटा हुआ है तो शायद मिठाई की जो तकसीम जो होगी वो कुछ और आला तरीन होगी. बेटी हुई है तो आपको पता चल जाएगा. ये सूरत है. घर में अगर है
बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर आप दाई वगैरह से बात करें तो वो बताएंगे साहब कि बेटे होने पर जो उनको इनामात मिलते हैं उसकी नौयत दूसरी होती है और बेटी पे दूसरी होती है। अभी छोटी सी बात है, वाकई में इसमें बहुत फ़र्क आया। और ये तो बात है पहले बच्चे के हवाले से, बिल्कुल, कि अगर पहला बच्चा है, क्योंकि मैं इस मौजू पे काम करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, यही अगर दूसरे बच्चे का मामला हो और पहला बच्चा बेटी है, बेटी हुई है पहली बच्ची, दूसरी बच्चा जब हुआ और वो बेटी है, तो आप समझिए कि बिल्कुल दूसरी ही नवैयत होती है। कई जगह मातम जैसे हालात होंगे। तो अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में ये चीज़ों में कितना बदलाव हो रहा है। और मैं एक और इसमें जोड़ूं कि आप कहेंगे कि ये बातें पुराने समाज की हैं, ये बातें पुराने समाज की हैं। मैं कहीं पर बात कर रहा तो किसी ने कहा शायद साहब आप थोड़ा पुराने समाज की बात कर रहे हैं। आज तो लोग पहले बच्चे पे ही ये बिल्कुल तय करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बच्चा तो बेटा ही हो। वो इस पे जाते ही नहीं है कि मैंने कहा ना कि दूसरे बच्चे पे बड़ी निगाहें रहती हैं सबकी कि अगर पहला बच्चा जो है बच्ची है तो दूसरा बिल्कुल बेटा होना चाहिए क्योंकि बेटा चाहिए। इस पे बहुत तब्दीली नहीं आई। तो किसी ने मुझसे कहा शाहिद साहब आप काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं। अब लोग उतने आगे नहीं जाते हैं, वो तो कहते हैं पहले बच्चे में ही बेटा ही होना चाहिए। और सूरत हाल देखिए, जो इंसानी समाज ने तरक्की की टेक्नोलॉजी के हवाले से, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की की है, उस तरक्की का असर ये हुआ है कि लोग आज माँ के पेट में जब बच्चा है तभी पता कर लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी बता देती है, क्योंकि वो उनकी बेहतर सेहत के लिए टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह, ताकि माँ और बच्चे दोनों बेहतर हों। जब बच्चा पैदा हो तो एक स्वस्थ बेहतर बच्चा पैदा हो। आपको तब पता चल जाएगा ये भी कि वो बेटा लड़का है या लड़की। पता चल रहा है कि हमल में ही बच्चे को मारने की तैयारी शुरू हो जाती है अगर वो बेटी है। तो अब मैं सवाल ये समाज के ऊपर छोड़ता हूँ, जो सुनने वाले और देखने वाले हैं हमारे साथी, कि हम वाकई में सोचें अपने आप से सवाल कि वाकई में इन चीज़ों पर हमने कितनी तरक्की की है। मेरा तो जवाब यही है कि शायद हमने जो दुनिया की दूसरी चीज़ें उसमें बहुत तरक्की की है, तरक्की की चकाचौंध में हम रहते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे मसले हैं, बिल्कुल पैदाइश से जो शुरू होती है बात, शायद हमने तो वहाँ पर ही बहुत तरक्की नहीं की है। सर आपने एक बड़ा सवाल उठाया। अगर मैं देखूं सर हमारे मुल्क को और हमारी जो तहज़ीब है, तो इसमें एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि बेटियां, माएँ, औरतें देवी होती हैं, देवी का रूप होती हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि और माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो ये फ़र्क की शुरुआत, इस फ़र्क की शुरुआत होती कहाँ से और क्यों होती है? अब देखिए, कई बार मैं बात करता हूँ तो लोग कहेंगे कि माँ बाप कैसे बेटे और बेटी में फ़र्क कर सकते हैं। हर माँ बाप के लिए उनकी जो औलाद है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ़र्क तो होता है। जैसे मैंने कहा कि पैदाइश के वक्त की मामला होता है। बिल्कुल। अब मैं इसमें कहूँगा कि देखिए, ये बिल्कुल जो हमारे समाज का मामला है, ये जो बच्चे खेलते हैं ना, सीढ़ी और फिसलन, सांप सीढ़ी, जी हाँ, है ना, लूडो में आप खेलते हैं, तो आप देखिए उसमें जब आप खेलते हैं तो एक तो आपके पास नंबर आते हैं, आप चलते जाते हैं। किसी को सीढ़ी मिलती है तो वो बहुत तेज़ रफ्तार से आगे जाते हैं, उनको 100 पर पहुंचना है। कोई रफ्तार में चलता है, अगर वो चलता जाए और उसको बीच में कोई सांप बना रहता, वो नहीं डसे, तो वो शायद वो भी आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जिनको चल रहे हैं और सांप ने डस लिया तो वो वापस आ जाते हैं। अगर अपने समाज को हम देखें तो देखिए, एक तो बच्ची के साथ क्या मसले हो रहे हैं, एक तो उसको खतरा यही है कि अभी वो पैदा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमने पैदा होने से पहले ही टेक्नोलॉजी लगा दी है। आज हमारे यहाँ कानून है इसके एतबार से कि आपको जांच नहीं करनी है, अस्पतालों पे पाबंदी है कि वो नहीं, उनको उनकी जिन्स नहीं बतानी है कि वो लड़का है या लड़की है। तो पहले तो वहाँ खतरा। आगे आए तो आप देखिए क्या हो रहा है कि अगर बेटा है तो बड़े सेलिब्रेशंस होंगे, एक तो यही रुझान पता चलता है। फिर बेटे को आप ग़िज़ा अच्छी देंगे, खाना अच्छा देंगे, वो तंदुरुस्त रहे, ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। उसके बाद उसको अच्छे स्कूल में भेजेंगे, आला तालीम देने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे उसको नौकरी लग जाए, और नौकरी के लिए इंतज़ार किया जाएगा, भाई नौकरी लग जाए आपकी, तब आराम से शादी करो, तब घर गृहस्थी बढ़िया से चलाइए। तो उसको ये सीढ़ियाँ मिलती हैं ऊपर को जाने के। बेटी के साथ क्या होता है आप देखिए, बहुत अच्छे माँ बाप हैं, बिल्कुल उनके लिए बच्चे सब फर्जंद उनके लिए अहमियत के हामी है। बेटी हो रही तो पहला खतरा तो उसको पैदा होने का ही है कि अभी वो हमल से बाहर जिंदा आ रही है नहीं आ रही है। दूसरा है तो आप देखिए ग़िज़ा में फ़र्क होगा।
अगर एक ही घर में दूध हो रहा है और कम हो रहा है तो वो कहेंगे फिर दूध बेटे के लिए, बेटी के लिए नहीं है। ऐसा हम देखते हैं समाज में, और मुझे बहुत खुशी होगी ये चीजें अगर कोई कहे नहीं हो रही है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। स्कूल जाने की बात आएगी तो अव्वल तो हमें कहेंगे नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है। आज बहुत थोड़ा समाज बदला तो साहब बच्चियों को भी पढ़ाना जरूरी है, और कई लोग तो कहते हैं बच्चियों को इसलिए भी पढ़ाना जरूरी है कि साहब मजबूरी है क्या, कि उसको रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो आप मजबूरी में आप उसकी पढ़ाई का सोच रहे हैं, क्या पढ़ाना है, अब क्या पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है। बिल्कुल। तो बेटा तो अच्छे स्कूल में जाएगा, फीस ज्यादा होगी, बेटी को कम पैसे वाले उसमें भेज देंगे। आगे गए, थोड़ा सी 8वीं 10वीं में पहुंची तो आपने कहा नहीं हमारी बेटी उतने दूर नहीं जा सकती है, बेटी बड़ी हो रही है, शादी की तैयारी करिए, आप उसकी तालीम छुड़वा देंगे। तो अब देखिए ये फिर वो जैसे लूडो के खेल में आप एक को सीढ़ी मिलती है वो ऊपर जाता है, जिसको अच्छी पढ़ाई मिली वो ऊपर जाएगा, जिसको सांप ने डसा वो नीचे आएगा। तो अगर आपने उसको घर में बैठा लिया तो आपने तालीम से महरूम कर दिया। बिल्कुल। फिर आपने उसकी जल्दी शादी भी कर दी, अब वो आपने कहा दूसरे घर चली गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, अब वो पूरी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, उस परिवार के ऊपर। और फिर हम कहानियां सुनने में आती हैं कि वो दूसरे परिवार वाले कहेंगे कि अभी जहेज लेकर आओ, अभी ये आओ, उसको आए दिन ताने मिलेंगे कि तुमको अगर नहीं रहना तो चले जाओ अपने घर में। वो कहाँ चली जाए, हमने उसको तो इस लायक बनाए नहीं है। तो ये समाज का जो हमारा खेल है ये बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह है कि किसी के लिए तो हमने बहुत सीढ़ियां बना रखी हैं तो वो उसमें छलांग लगा लगा कर आगे पहुंच जाए, किसी के लिए हमने सिर्फ इतना नहीं कि हम खामोश हैं बराबर देख रहे हैं, बल्कि हमने उसके लिए गड्ढे खोद रखे हैं। अब किसी माँ बाप से कहिए तो वो कहेंगे नहीं साहब ऐसा कैसे, लेकिन हो रहा है, ये आपके घर में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है। तो अब सवाल यही है कि अगर माँ बाप की नज़र में सब बराबर हो तो ये क्यों हो रहा है। फिर इसमें बात आती है कि ये चीज़ें इस तरीके से हमारी समाज और हमारी जो आम समझ है उसमें पैबस्त हो गई हैं, और क्योंकि वो पैबस्त हो गई हैं तो हमें वो लगता ही नहीं है, किसी माँ बाप को इसमें डिस्क्रिमिनेशन लगता नहीं। उन्हें जाहिर सी बात है भाई, घर में अगर दूध लिमिटेड है तो बेटे को पिलाना चाहिए क्योंकि बेटे को तंदुरुस्त होना ज्यादा जरूरी है बेटी के मुकाबले में। अब अगर ये सोच बन गई तो आपको फिर फर्क नजर नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगा। तो जब हम ये कहते हैं सबके लिए सब बराबर हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको किस चश्मे से देख रहे हैं और इस बराबरी का मायार कितना है। मायार कितना। हम अपनी बात आगे रखेंगे साथियों, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Vincent van Gogh said, and I quote him, "I would rather die of passion than of boredom." अपने फ़राइज़ अंजाम दो और बाकी उमूर खुदा पर छोड़ दो, फिर बेहतरी ही बेहतरी है। लॉन्ग फेलो। काका कालेलकर ने कहा था, स्वयं संस्कृति का मूल है विलासिता, निर्बलता और चाटुकारिता के वातावरण में ना तो संस्कृति का उद्भव होता है और ना विकास। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM।
listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. साथियों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम करता हूं। हम बात कर रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम में 90.0 FM के साथ। हमारी बातचीत हो रही है प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब के साथ, और जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारा समाज और हमारी समझ मर्द और औरत के बीच फ़र्क के एतबार से। तो सर, हम बातचीत को दोबारा से शुरू करते हैं। आपने कुछ अहम सवालात छोड़े कि हम फ़र्क तो करते हैं लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। मुझे सर हमेशा एक चीज़ परेशान करती है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब बेटियों पे बहुत प्यार आता है तो हम उन्हें बेटा कह के बुलाते हैं कि मेरा बेटा, इधर आओ, ये मेरा बेटा है। तो ये भी कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सर, आप इस पे कुछ रोशनी डालिए कि ये बातचीत में किस तरह से हम फ़र्क करते हैं और हम फिर कहते हैं कि कहाँ कोई फ़र्क हो रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा आपको इस नुक्ते नज़र से ये सवाल उठाने के लिए कि ज़बान भी बहुत अहम है, और पिछली बार भी हमने ज़बान की तरफ थोड़ा इशारा किया था कि आखिर में समाज की सोच, जैसे मैंने कहा कि हमारी समाज में जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल पैबस्त हो जाती हैं, वो हमारी समझ का हिस्सा बन जाती हैं। समझ ज़बान में और प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट होती है कि आप क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए ज़बान ही आपकी ऐसी है कि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, तो इसका मतलब है आप सोचिए कि वो जो सोच है जिसमें तफरीक है, बराबरी नहीं है। हम कहते हैं समाज में तवाज़ुन है, लेकिन ये तवाज़ुन के पल्ले बराबर नहीं है, बल्कि ऐसे हैं, उसमें गैर बराबरी है, और हमने उस गैर बराबरी को तवाज़ुन मान लिया है और उसके लिए ज़बान भी ढूंढ ली। उसके लिए हमने ज़बान भी ढूंढ ली। तो हमारी ज़बान अपने आप में गैर बराबरी की ज़बान है। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप बहुत प्यार से कहेंगे तो बेटी को बेटा ऐसा कर लो, हम देखते हैं हमारे घरों में हमारी बेटी सवाल उठाती है कि बेटा क्यों बोल देते हैं आप। हम कॉन्शियस हैं, मैं बात कर रहा हूं इस मुद्दे पे, लेकिन फिर भी मेरी जबान से निकला। क्यों निकला ये? शाहिद साहब तो प्रोफेसर हैं, इस मुद्दे पे बात करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो समाज में जो तरबियत होती है, वो तरबियत इस तरीके से हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है कि हमें होश ही नहीं होता है, एहसास ही नहीं होता है, और वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो गोया कि हम जुल्म किए जाते हैं और हमें उसका एहसास ही नहीं है। बिल्कुल। एहसास किसको होगा? जिसके साथ हो रहा है। और वो हमें कब दिखता है? वो जब हमें दिखता है जब हमारी बच्चियां परेशान होती हैं, जब उसको ससुराल में परेशानी होती है, जब उसके कई बार कोरोना में आपने देखा कि पता चला एक परिवार है, शौहर के इंतकाल होगा, सबका, वो औरत आज परेशान है क्योंकि वो नौकरी भी नहीं कर सकती, हमने उसको उस लायक बनाया नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उसको हमने कोई मौका नहीं दिया कि वो अपने में खुद मुख्तार हो सके। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है, और उसमें हमें ज़बान को बहुत पकड़ने की ज़रूरत है। ज़बान हमारा असल बताती है कि हमारे समाज में कितनी बेपनाह की गैर बराबरी है। कई जगह हाँ, ज़बान में हम अच्छे ये ज़रूर है, ये भी दूसरी खूबसूरती है, और बदलते समाज में ज़्यादा है कि आज हम उतने क्रूड नहीं हैं। आज हमारी ज़बान में लचक बहुत है, लफ्ज़ों में खूबसूरती बहुत है, तो हम खूबसूरत लफ्ज़ ले आए, खूबसूरत ज़बान ले आए। बिल्कुल। लेकिन तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन और उसकी शिद्दत, उसमें ज़्यादा वो बढ़ा है। वो अलग बात है कि वो आसानी में दिखता नहीं है, तो क्रूडनेस कम हो गई, लचीलापन ज़्यादा आ गया, लफ्ज़ों में खूबसूरती ज़्यादा आ गई। जैसे वो कहेंगे बेटा तो एक प्यार से कहते हैं, ये प्यार नहीं है, ये सदियों की बनाई हुई व्यवस्था का, सदियों के बनाए हुए नज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का औजार है। बिल्कुल। और उसको हमें मानना चाहिए, जो शायद हमें एहसास ही नहीं होता है। सर, आप अभी सोशलाइजेशन की बात कर रहे थे, और सोशलाइजेशन ज़ुबान और हमारी आम ज़िंदगी यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, इसमें चीज़ों को एक नज़्म देने के लिए, उसे अपनी जगह पे सही ढांचे में बिठाने के लिए जो हमारी तरबियत है, जो हमारा सोशलाइजेशन है, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। और जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो दो इदारे बहुत बड़े हैं, एक तो फैमिली यानी हमारा परिवार, और दूसरा जो स्कूल और एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन का सिस्टम, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो सर, आप चूँकि ख़ुद आपका ताल्लुक़ तालीमी इदारे से है, आप तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, तो आप बताएं कि कैसे ये पूरा का पूरा एजुकेशन का सिस्टम और सोशलाइजेशन इस फ़र्क की सोच को इस्टेब्लिश करने का काम क्या ये करता है, या फिर उसको कम करने का काम करता है? सीधे जवाब मैं तुम्हें ये कहूँगा
कि तालीमी इदारों को इसको कम करने का काम करना चाहिए था, जिसमें हमारे तालीमी इदारे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक बुरी तरह फेल हुए हैं। इस पे ज़्यादा रोशनी से पहले मैं वापस घर पर आऊँगा, परिवार पर आऊँगा। देखिए, समाज की से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। बिल्कुल। और समाज में जिस तरह की तरबियत होती है उससे बड़े उस्ताद कहीं नहीं है, असातिज़ा नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है कब आपको जिन्स में लड़के और लड़की के फ़र्क करना आ गया, कब आपको बिरादरी के बुनियाद पर फ़र्क करना आ गया, कब आपको मज़हब पे बुनियाद पर तफरीक करना आ गई, पता ही नहीं चलता है। तो समाज सबसे पहले हमारा घर है, वो आपको इतनी आसानी से छोटे छोटे बच्चे जब हमें, जिसको हम कहते हैं ये मासूम है, ना समझें, उस वक्त हमारे अंदर समाज इतनी मजबूत समझ पैदा कर देता है कि वो आगे जाके उसको बड़े बड़े तालीमी इदारे भी हिला नहीं पाते। बिल्कुल। तो पहला तो घर है। अब चलिए, हमने मान लिया कि हमारा समाज जैसा है, ये एक पुरुष प्रधान समाज है, पैदरसरी रवायात हैं, समाज वहाँ नाकाम रहा। तो अब दूसरी उम्मीद तालीमी इदारों से आती है कि चलिए अब स्कूल कुछ करेगा। इसीलिए शायद मैंने ये सवाल भी किया। बिल्कुल, बहुत इस उम्मीद वाजिब से। सवाल है। बच्चे स्कूल गए, स्कूल में इन चीज़ों पे अब बात हो, लेकिन वो बात नहीं होती है। टीचर से पूछिए, मैं अक्सर जाता हूं, पूछता हूं कि इस पर कभी नहीं साहब ये कोई बात करने की चीज़ है। कोई थोड़ा हसास होंगे, वो कहेंगे नहीं हम बात करेंगे तो घर से लोग आ जाएंगे लड़ने को। बल्कि हमने तो देखा है हमारे स्कूलों में कि अगर कोई काम ऐसा है कि मान लीजिए कि झाड़ू लगानी, आप सरकारी स्कूलों का हमारा हाल देखिए, बिल्कुल, तो आप देखेंगे, मैं 100% ना कहूं तो 99% कह दूं कि फिर वो बच्ची से कहेंगे बेटी तुम झाड़ू लगा दो, क्योंकि हमने सोच रखा है कि ये जो झाड़ू है ये लड़कियों वाला काम है। बिल्कुल। तो आपने प्रैक्टिस अमल वो करके दिखा दिया, तो आप बाकी फर्क क्या उसमें कहेंगे कि काम सब एक सा होता है, लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं। हम स्कूलों में कितनी कहानियां आती हैं कि हम मुख्तलिफ बिरादरी के बच्चों को तक कतार के हिसाब से दूर बैठा देते हैं, खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं। तो तालीमी इदारों से जो तवक्को आती है, खास तौर से स्कूल में, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, बल्कि इन मौजूओं को उस तरीके से नहीं डिस्कस। अब उसके आगे जाइए तो यूनिवर्सिटीज आती हैं। हम कहते हैं ये आला तालीम के इदारे हैं, और इस तालीम में तनकीदी सोच पैदा होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी, क्योंकि जहां पर तनकीद है वहीं पर तख्लीक है। बिल्कुल, है ना, कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो भाई कुछ क्रिएटिव सोच आएगी, चीजों में बदलाव आएगा। तो तनकीद है तो तख्लीक है। अब तनकीद तो है ही नहीं, हम तो जो रवायत चली आ रही है हमने उसको बिल्कुल मान लिया, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आप बताइए कि जहां पर पहले से गैर बराबरी है हमारी सोच में, उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो बुनियादी तौर पर हम उसी गैर बराबरी को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसी को हम और सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई बात करनी नहीं है। तो तालीमी इदारे मैं समझता हूं इसमें बहुत बुरी तरह फेल हुए। अपने ज़ाती तजुर्बे से कहूं, मैं अक्सर, इससे पहले मैं आज मानू में पढ़ा रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने पढ़ाया। जाहिर सी बात है वहाँ ग्रेजुएशन और पीजी के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, एक बड़ी तालीम का सफ़र तय करके आते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ उनसे कि कभी आपकी क्लासेस में ये मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं होती है चर्चा। हम हो सकता है सोशियोलॉजी वगैरह जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बात कर दें, लेकिन उस पर भी हम ऐसे बात करते हैं जेंडर की, जैसे हम समझ रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। हम इस तरीके से बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लग रहा है एक स्कीम का नाम है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब मुमकिन है जब जहनों पर तब्दीली आएगी। बिल्कुल, हमने प्रोग्राम बता दिया कि भाई ये प्रोग्राम है सरकार का, तो प्रोग्राम बताने से तो बात नहीं बनेगी। तो वो जो जहन साजी होनी चाहिए, जिस तरह की तरबियत होनी चाहिए, मैं समझता हूं उसमें तालीमी इदारे बड़ी हद तक कामयाब तो नहीं हुए। सर, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर तालीमी इदारे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तो समाज से ज़्यादा तवक्को, जैसा कि आप भी कह रहे थे, कि तालीमी इदारों से है, क्योंकि इनका काम ही है कि हमारी सोच को में बदलाव लाना, हमें उन समाजी हकीकतों पे सवाल खड़ा करना जो इंसानों के ज़रिए बनाए गए समाजी हकीकत हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, या वो ऐसे कौन कौन से तरीक़ेकार हो सकते हैं जिनके ज़रिए तालीमी इदारे जो नौजवान तबकात तालीम हासिल करने आते हैं उनकी सोच में वाकई एक मीनिंगफुल चेंज ला सकें? तो इस पे सर कुछ रोशनी डालें आप। देखिए, मैंने कहा कि तालीमी इदारे इसमें काफ़ी हद तक नाकाम रहे, लेकिन राह भी वहीं पर है। बिल्कुल, सोल्यूशन भी वहीं पर है। तो मुझे लगता है तालीमी इदारों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसकी एक ही बुनियादी जिम्मेदारी, जो बुनियादी तौर पर तालीम का मकसद है। तालीम का मकसद अक्षर ज्ञान नहीं है, अलफ-बे पढ़ाना नहीं है,
ABCD पढ़ाना नहीं है। तालीम का बुनियादी मकसद डिग्री भी देना नहीं है। तालीम का बुनियादी मकसद तनकीदी शऊर पैदा करना है, एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करना है। तो ये हमारे इदारों को आप भले ही फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आप भले ही सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, भले ही आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, लेकिन ये हमें समझना हो कि इस इदारे में चिंतन मंथन होना चाहिए। जो आज हम बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी के जो स्किल्स की हम जब बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर आता है कि भाई क्रिएटिव स्किल, क्रिटिकल स्किल, तो ये हमें तनकीदी बात लानी होगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी पेडागोजिकल जो प्रैक्टिस हैं, जो दर्स व तदरीस का हमारा तरीका है, उसमें तब्दीली लानी होगी। उसमें हमें सवाल जवाब करने का एक माहौल पैदा करना होगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तालीम कैसे चल रही है, जिसको हम कहते हैं, एक बड़े ऑथर हैं पॉला फ्रेरे, मैं अक्सर उनका नाम लेता हूँ, उन्होंने कहा तालीम का जो तरीका है बिल्कुल ये कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट की तरह एक टीचर ज्ञान देगा और बच्चा ज्ञान लेगा। हमारी उससे होता क्या, आदत ज्ञान लेने की पड़ जाती है। तो अभी टीचर जो कहेंगे वही बच्चे के लिए से। आप देखिए छोटे बच्चे स्कूल से आएंगे, आप उनको बताइए ये चीज़ ऐसे कर सकेंगे, नहीं हमारी मैम ने, हमारे सर ने कहा ये ऐसे ही होगा। हो क्या रहा है, हम एक टेम्पलेट में बन जाते हैं जिसमें एक जो हमारे ऊपर है वो हमें बताएगा, हमें उसको यही हकीकत है, यही सच्चाई है, द ट्रुथ मान लेते हैं। वो चला है तो वो स्कूल में हुआ, वो यूनिवर्सिटी में हुआ, वही आदत हमारी काम में हो जाती है, वही आदत हमारी समाज में कि ताकतवर अगर कुछ कहे तो उसी को फॉलो मान लीजिए। अब समाज में भाई ताकत किसकी है, ये पुरुष प्रधान समाज है। घर के अंदर कौन है ताकतवर, समाज के अंदर कौन ताकत है, मर्दों का बनाया हुआ समाज है। मर्दों ने अपने अपने हिसाब से तौर तरीके बना दिए हैं और उसमें कोई, तो अगर हमारे तालीमी इदारों में इस पे चर्चा हो, छोटी छोटी सी चीज़ें हों, आप उस इन मुद्दों पे डिस्कशन करें, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, आप पूछिए बच्चों से, कभी चर्चा तो करिए कि वाकई में जब घरों में पैदाइश होती है तो कब जश्न का माहौल होता है और कब नहीं होता है। मुझे लगता है कि फिर हमें थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तालीमी इदारों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ज़रूर ज़्यादा हो जाती है। और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप तालीम समाज के लिए है, तालीम समाज के लिए। भाई हम कह रहे हैं चांद पर जा रहे हैं, तो चांद पे आप इसलिए जा रहे हैं ताकि चांद के जरिए बहुत कुछ यहाँ का समझ पाएं। सैटेलाइट्स जा रही हैं तो इसलिए नहीं जा रही कि सैटेलाइट को वहाँ घूमना है। सैटेलाइट इसलिए है कि इस समाज में जो हो रहा है, हम मौसम को, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लें और उससे इंसानी समाज को फ़ायदा हो। बिल्कुल। तो आप कुछ भी कर रहे हो उसमें लार्जर हम समाज को क्या दे रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आ जाए कि हमें इंसानियत का बुनियादी नुक्ता आ जाए, हमें इंसाफ का बुनियादी नुक्ता आ जाए, हमें लगने लगे कि कहाँ मैं तफरीक कर रहा हूँ और कहाँ नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिलचस्प है सर, और हम अपनी बात आगे रखेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। लेट्स लिसन टू अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे असरारुल हक मजाज की। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं। असरारुल हक मजाज उर्दू के तरक्की पसंद शोरा में अपने ज़माने के सबसे मशहूर व मकबूल शायर थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के ज़माने में ही मजाज लाखों तलबा, असातिज़ा और उर्दू के आशिकों के दिलों की धड़कन थे। असरारुल हक मजाज की पैदाइश 19 अक्टूबर 1911 में रुदौली में हुई। उन्होंने आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। मजाज एक ज़हीन और सीमाबी कैफियत के इंसान थे, लेकिन उनका दिल तालीम में नहीं लगता था। बीए के बाद एमए में दाखिला लिया, लेकिन दरमियान में ही तालीम अधूरी छोड़कर मुलाजमत के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज़ के लिए सब एडिटर की मुलाजमत मिल गई। दिल्ली में 1 साल तक उन्होंने मुलाजमत की, फिर मुलाजमत ख़त्म होने के बाद लखनऊ वापस चले गए। कुछ दिनों हफ्तेवार अखबार हिंदुस्तान में माविन की हैसियत से काम किया।
सरदार जाफरी और सिब्त हसन के साथ मिलकर तरीक़ी पसंद माहनामा नया अदब जारी किया। ये उस दौर का बहुत बाअसर माहनामा था जो लखनऊ से जारी हुआ। उनके 2 शेरी मजमूए आहंग और शबताब यादगार हैं। उनकी सबसे मशहूर नज़्म आवारा है। ये नज़्म बड़े शहरों में रहने वाले एक ऐसे नौजवान की तमसील है जहाँ सिर्फ दौलत से सारी खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं। शहर की रात और मैं नाशात वो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। इसके अलावा नूरा और नज़र अलीगढ़ भी अपने अहद की मकबूल तरीन नज़में हैं। मजाज की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उनकी शायरी तरक्की पसंद फ़िक्र की एक उम्दा मिसाल है। मजाज रूमानवी तबीयत के इनकलाबी शायर थे। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज को शिद्दत से शराब नोशी की आदत थी। मजाज ज़िंदगी में 3 मरतबा 1940, 1945 और 1952 में दिमागी दौरा का शिकार हुए और बिलाखिर 5 दिसंबर 1955 में सिर्फ 44 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है डॉक्टर हशमत के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। सामीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। ब्रेक के बाद हम दोबारा बातचीत शुरू करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब के साथ। सर, आप बात कर रहे थे तालीमी इदारों के हवाले से कि तालीमी इदारे किस तरीके से जिन्स की समझ और जिन्स की बुनियाद पर होने वाली जो तफरीक है, फ़र्क है, उसको मिटाने का काम कर सकती है। सर, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। फ़र्क की जब हम बात करते हैं मर्द और औरत में, तो ये सिर्फ आम ज़िंदगी में फ़र्क तक ही महदूद नहीं रह जाती है बात, बल्कि ये काफ़ी आगे तक जाती है, जिसके नतीजे या जिसका परिणाम काफ़ी भयानक होता है। कभी वो वायलेंस की शक्ल में होता है और उस वायलेंस की भी बहुत शिद्दत है। मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि कैसे और किन किन ज़िंदगी के और किन किन मराहिल पे मर्द और औरत की ये तफरीक, ये फ़र्क औरतों के लिए परेशानी और तकलीफ़ का सबब बनता है। देखिए, अगर अव्वल तो हमने लड़की को मौका नहीं दिया, बच्ची को, तो वो आगे जाए तालीम में, उसमें घर में रह गई। जल्दी शादी और चीज़ें हो जा रही हैं तो अब वो उस परिवार में महदूद है। आप देखिए, हमारे यहाँ आए दिन, चाहे वो जहेज़ के एतबार से बात हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के एतबार से हो, घरेलू तशद्दुद के, ये हमें देखने को मिलता है, खूब मिलता है। आगे जाए, मौका मिला, जैसे तैसे मौका मिल गया बच्ची को, उसने तालीम हासिल कर ली, आगे तालीम में जा रही है, रोज़गार में चली गई। रोज़गार की जगह पर आप देखिए, वहाँ पर भी आपको तफरीक देखने को मिलेगी। वहाँ पर आए दिन हम कहानियाँ सुनते रहते हैं, आए दिन ये न्यूज़ बनती रहती है कि कहीं पे उनके साथ वायलेंस हो रहा है, कहीं पे उनके साथ जिनसी हरासानी हो रही है, वगैरह वगैरह देखते हैं। तो ये जो है, तो बुनियादी नुकता है कि समाज की वो गैर बराबरी इतनी व्यवस्थ हो गई है कि औरत जहाँ पर भी है वो एक वनरेबल सिचुएशन में, और ये हमें मानना पड़ेगा। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सब पर बराबरी पे यकीन करते हैं, हमारे इदारे में सब बराबर। ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वनरेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल, और उस चीज़ को हमें समझना होगा। फिर औरत में भी आपको समझना होगा कि वो औरत अगर एक ही औरत है, एक पैसे वाले घर से और एक गरीब घर से है, तो उन दोनों में भी फ़र्क होगा। जो गरीब औरत है उसकी वनरेबिलिटी जो है, उसके मौके कम हैं और उसके कल को किसी तशद्दुद के, किसी हरासानी के शिकार होने की ज़्यादा। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे आम समाज में के लोग ज़्यादा हमें बेहतर समझाते हैं। अगर उससे पूछें जिसको दर्द है, मुझे एक विडो औरत ने, बेवा औरत ने समझाया कि बेटा, बेवा औरत की दोहरी ज़िंदगी और दोहरी लड़ाई है।
मैंने कहा कैसे? बोले यहां दोनों गालों में तमाचे पड़ते हैं, एक तमाचा औरत होने का और दूसरा तमाचा बेवा होने का। तो अब वो औरत है तो इसका मतलब है जो शादीशुदा औरत है उसके भी साथ भी परेशानी है, लेकिन उसकी वनरेबिलिटी जो एक बेवा औरत है, विडो है, विडो की ज्यादा है। इसी तरीके से एक दलित महिला की अगर आप बात करें और एक आम महिला की बात करें, दलित महिला की वनरेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां अक्सरियत अकलियत के मसले हैं वहां पर आप जो अकलियत की महिला है उसकी सूरत हाल दूसरी होगी। तो हमें जब हम बराबरी के उससे देखना चाह रहे हैं तो ये अंधी आंख में पट्टी बांध के बराबरी मत करें कि हमने पट्टी बांध दी, हमने कहा दोनों बराबर। नहीं, हमें ये देखना होगा कि उसकी सूरत हाल क्या है। तो मर्द और औरत में और आपको देखना होगा कि उन दोनों के पास मौके क्या हैं और उन दोनों के पास वो सूरत हाल क्या है जिसमें वो उनको कमजोरी या तशद्दुद में डालते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम मर्द और औरत को देखें तो सिर्फ उनकी एक शिनाख्त, उनकी सिर्फ एक पहचान जो जिन्स की बुनियाद पर है, जेंडर की बुनियाद पर है, उस पर ना देखें, बल्कि एक इंसान की पहचान कई सारी पहचानों से जुड़ के बनती है। जैसे कि सर आप अभी मिसाल दे रहे थे कि अगर हम औरत को देखते हैं तो वो शादीशुदा है या वो सिंगल है या वो विधवा हैं या वो किस समाज, बिरादरी, ज़ात और मज़हब से आती हैं। तो ये चीज़ें भी किस तरीके से उनकी परेशानी और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि वो कितना रिस्क से ससेप्टेबल हैं, इस चीज़ की शिद्दत को तय करती हैं। सर आज हमारे समाज में विमेन सेंट्रिक, विमेन बेस्ड बहुत ज़्यादा वायलेंस अभी काफ़ी बढ़ा है और हर दिन हम कुछ न कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट न्यूज़ से रूबरू होते हैं जो हमारे सोच समझ और हमारी ज़मीर को दहला देने वाले होते हैं। तो इस हवाले से सर आप बात करें कि हमारा समाज कैसे इस तरीके के जो जुल्म हैं और इस तरीके की जो लोगों की सोच है कि औरत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये किस चीज़ से उन्हें बढ़ावा मिलता है, कहाँ से उन्हें ये बढ़ावा मिलता है? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि हम रोज आए दिन सुनते आते हैं कि यहाँ पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर फला तशद्दुद हुआ, यहाँ पर औरत का मर्डर हो गया, गैंग रेप हो गया, इस तरह की खबरें सुनते हैं। पहली बात तो इसमें ये कहूँगा कि बिल्कुल ये आज हम ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन इस ज़्यादा सुनने का ये मतलब नहीं है कि कल ये नहीं हो रही थी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम समाज में हमारी आदत क्या है, जो खबर में है हमें लगता है वो हो रहा है और जो खबरों में नहीं है शायद वो नहीं है। आज मीडिया के और जानकारी के तरीके ज़्यादा बढ़े हैं तो इसलिए शायद हमें ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि समाज में ये मुसलसल इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं। हाँ, बदलते समाज के साथ इसमें तब्दीली आनी चाहिए थे, वो तब्दीली नहीं आ रही है और बल्कि कई जगह हम देखते हैं कि इसमें और नए तरह के आयाम जुड़ गए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए भी, है ना। आज सीसीटीवी लगे हैं बहुत सी जगह लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको महफूज रखने के लिए, लेकिन उसी सीसीटीवी का कंट्रोल किसके पास है, वो इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि कौन सी खातून इस हॉस्पिटल में काम कर रही है या इस इदारे में काम कर रही है, वो कहाँ पर अकेली है और उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया। तो ये भी हमें सुनने में और देखने में ये बातें बिल्कुल आ रही हैं। तो इन चीज़ों में को हमें समझना होगा कि बुनियादी नुकता जो हमारे समाज ने हमें जो परेशानी दी है, वो परेशानी दी है ये सत्ता समीकरण की पावर की, कि जो पावरफुल है वो कुछ भी कर लेगा, जो ताकतवर है वो तो कमज़ोर को दबा लेगा। तो मर्दाना समाज है, औरत को दबा लिया आपने, तो जहां जिसके पास पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमें बात ये करनी होगी कि ये जो पावर का नुक्ता है इसको समझना होगा और बराबरी हर एतबार से करनी होगी। ना सिर्फ एक माँ बाप के लिए बच्चे बराबर हैं, बल्कि हमें देखना होगा वो गैर बराबरी कहाँ कहाँ है, क्योंकि वही पावर का नशा ताकतवर और कमज़ोर का वही घर में है, वही आगे जाके जिन्स के एतबार से हो जाता है, वही कौन एम्प्लॉयर है कौन एम्प्लॉई है उसके हवाले से हो जाता है, कौन ज़्यादा बड़ी बिरादरी का कौन छोटी बिरादरी का उसके हवाले से हो जाता है, कहाँ किसकी अक्सरियत है और अकलियत है वो उसके हवाले से हो जाता है। वो हमें देखना होगा। और दूसरा हमें ये देखना होगा जो मैं कह रहा था कि खबर अगर हर चीज़ नहीं बन रही तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखिए कोलकाता का मामला बिल्कुल खबरों में, सुर्खियों में है। मैं समझता हूँ ये बड़ा मुद्दा इसलिए बना इसरार साहब क्योंकि ये एक जूनियर डॉक्टर का था। डॉक्टर्स एज ए प्रोफेशन बहुत मजबूत है, पूरे मुल्क के डॉक्टर्स खड़े हो गए क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बना। लेकिन ये दूसरों के हवाले से नहीं बन रहे हैं मुद्दे,
क्या और जगहों की रेप की घटनाएं नहीं आई? मुझे आप सुनने में आया और खबरें भी देखी हमने, कहीं पर किसी नर्स का बलात्कार हुआ नैनीताल में। जी हाँ। उसकी बहुत इतनी बड़ी खबर नहीं बनी। हमारे कुछ चंद सालों पहले यूपी के हाथरस में दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से हुआ, वो उतनी बड़ी खबर नहीं बनी क्योंकि उनके पास शायद इतनी बड़ी प्रोफेशनल तंजीम नहीं थी। वो दलित बच्ची थी, उसके पास, उनके वालिदैन के पास वो तंत्र नहीं था ताकत का कि भीड़ जुटा लें या लोगों तक चले जाएं। तो हमें ये भी देखना होगा कि न सिर्फ तशद्दुद और वायलेंस होता है, बल्कि जो इदारे हैं जिनको इनकी रोकथाम की जिम्मेदारी है, जिनको इंसाफ देना चाहिए, वो भी जेंडर के हवाले से और इस ताकत के रिश्ते में वो भी कहीं भटक जाते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैसे हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हम आवाज़ उठ जाएगी, कहाँ आवाज़ नहीं उठ पाती है। इसमें भी हमारे समाज का जो ढांचा है और उसकी जो संरचना, उसकी जो बनावट है, प्लस लार्जर लेवल की जो पावर और पॉलिटिक्स है, ये किस तरीके का किरदार अदा करती है। इसके साथ ही साथ मैं सर ये जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि हम ये भी देखते हैं कि कहीं अगर इस तरीके के वारदात होते हैं तो लोगों की सोच और लोगों का पहल उसमें कैसे होता है। अभी पिछले ही साल हमने देखा कि बिल्किस बानो के जो रेप के जो अक्यूज़्ड हैं वो रिहा हुए और लोगों ने उन्हें गार्लैंड किया, उन्हें माला पहनाया। तो ये चीज़ कैसे आम समझ में परकुलेट होकर नीचे आती है, ये भी बहुत अहम है। और समाज तरक्की कर रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जुल्म और ज़्यादती की तकनीक भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। और उस जुल्म और ज़्यादती की तकनीक को हमारा समाज कैसे फ्यूल देने का काम करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की इस बातचीत के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। साथियों, अब हम आपसे रुखसत लेंगे। हम सुन रहे थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो में सोसाइटी मैटर्स के प्रोग्राम को, जिसमें हम जिन्स के हवाले से हमारा समाज और हमारी समझ की क्या सोच और समझ है उस पे हम बातचीत कर रहे थे। और हमने देखा कि कैसे जिन्स की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे हम इंसान के पैदा होने से लेके ही फ़र्क करना शुरू कर देते हैं और ये सिर्फ छोटे मोटे फ़र्क से शुरू होकर के वायलेंस तक की शक्ल लेता है। और सर ने काफ़ी अहम सवालात हमारे सामने खड़े किए कि इन फ़र्क में और जिन्स की बुनियाद पे होने वाले जो वायलेंस हैं, इसमें हमारी ज़ुबान, हमारी तरबियत, हमारी समाजी इदारों का क्या किरदार होता है। तो इन सवालों को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अब हम अपने ज़ाती ज़िंदगी में, अपने एवरीडे लाइफ में कैसे इन सवालों का सामना करें। और ये सवाल हर वक्त हमारे सामने होने चाहिए, तभी जाके शायद हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी आएगी कि हम ये फ़र्क करना बंद करें। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल की और आपने आज इस मौजू पे बहुत ही अहम सवालात और बहुत ही अहम बातचीत रखी। थैंक यू। ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सोसाइटी मैटर्स के प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू। You are listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM।